चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपसे हाउस प्रॉपर्टी की। इस हाउस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या किया था, दो पार्ट बताया था। हमने क्या बताया था, हमने आपको एक तो बताया था हमें क्या, एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। दूसरा हमने बताया था आपको क्या, एलओपी मतलब लेट आउट। और तीसरा हमने क्या बताया था आपको, डीएलओ मतलब डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। इसकी जीएवी क्या होती है, नील होती है। क्यों नील होती है, क्योंकि ऐसा मकान जिस मकान में हम खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड किए हुए, क्या है कोई इनकम तो आ नहीं रही हमारी, टैक्स फ्री रहेगा। दीक्षांत ऊपर देखो। एलओपी मतलब क्या है, जो हमने क्या किया है, जो हमने रेंट पर दिया हुआ है, हायर किया है ना, लेट कर दिया, रेंट कर दिया है, इसकी जेबी तो आपकी होगी, इसकी जेबी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपका जो स्टेप है, हम सीख रहे थे हम लोग, नील नहीं होगा इसका। एक हो गया सर, जब दो ही हो गया, या तो खुद रहिए या तो फिर किराया उठा दीजिए आप। सब लोग ध्यान सुनो समझ सिस्टम क्योंकि पता है ये हमारे ऐसी इनकम ऐसी चीज है ना जो हमारे पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। जरूरी नहीं कि एग्जाम देने के लिए, नंबर पाने के लिए वो पढ़ रहे हैं। हम लोग के पास भी तो घर है, हम भी तो घर में रहते हैं, हमारे भी पास भी क्या फैसिलिटी लगती है। कुछ लोग किराए पे रहते हैं और कुछ लोग किराया लेते हैं ना। तो हम लोग इसी फील्ड में, इसी दुनिया में रह रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल में टच में हम सब चीजें में है। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग सामने मेरे हो रहा है। समझो बात को, एग्जाम में भी काम आएगा, लाइफ में भी काम आएगा। गवर्नमेंट क्या करी है कि एक मकान, सिर्फ और सिर्फ एक मकान आपके लिए रहने के लिए अलाउ करती है। इसको एसओपी मानती कहती है कि आप रह रहे हैं ना, ठीक है, आपके पास एक मकान है, उसमें आप रह रहे हैं, तो कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। दीक्षांत सलब साथ में अब तुम नहीं बैठोगे कल से, हम भूल गए थे ये बात, ठीक है। तो सुनो सलब, देखो ऊपर, देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना, देखो इधर ऊपर देखो। तो रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी क्या दी गई है आपको, टैक्स फ्री किया गया, मतलब नील किया गया है। अगर किसी आदमी के पास दो मकान है, होता है ना बहुत लोगों के पास, किसी के पास दो दो मकान है, ठीक है, एक में वो रह रहा है और दूसरा क्या है, किराया पे दिया हुआ है। तो एक मकान जिसमें रह रहा है उस पर जेबी नील हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। और दूसरा मकान जो क्या है, किराया उठाया हुआ है, वो एलओपी हो जाएगी, लेट आउट प्रॉपर्टी। जो किराया आएगा उस पर जेबी निकाली जाएगी स्टेप वाइज, पीछे हायर लोअर खेलेंगे, जो हायर है उस पर टैक्स लग जाएगा हमारा, ठीक, एलओपी हो गया। मान लो किसी आदमी के पास तीन मकान है, ऐसे बहुत केस बनेगा, 5-6 केस बनता है इसमें। मान लिया किसी आदमी के पास तीन मकान है, ठीक है ना, और एक मकान में खुद रह रहा है, दूसरा मकान उसने किराया पे उठाया हुआ है, पूरा बिल्डिंग किराया से दिया हुआ है, किराए की कम आ रही है। तो पहला एसओपी हो गया, दूसरा एलओपी हो गया, और तीसरा मकान जो है उसके पास वो खाली पड़ा हुआ है, वो कहीं लेकर रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मकान में, प्रॉपर्टी लिया है, ताला बंद करके रखा हुआ है, पड़ा है मकान, न तो रहता है और न तो फिर किराया उठाया हुआ है, बस खाली पड़ा हुआ है, ताला बंद रखा हुआ है। तो ऐसा मकान को कहते हैं डीएलओ। क्या बोले हम, अभी मेरी बात बाकी है, अभी मेरी बात बाकी है, सुनो। ऐसा मकान जो तीसरा मकान उसके पास था, क्योंकि वो खाली रखा हुआ, खाली पड़ा हुआ है, न खुद रहता है न किराया पर दिया हुआ है, ऐसे मकान को गवर्नमेंट कहती है, ये मकान गवर्नमेंट मान लेगी कि आप, डीम मतलब होता है मान लेना, डीम मतलब प्रीज्यूम, मान लेना, गवर्नमेंट मान लेगी कि आपने इस मकान को किराए पर दिया हुआ है, भले आप खाली पड़ा है ऐसे ही रखे हुए हैं, मान लेगा। और मानने के बाद तुरंत इसका भी क्या होगा, इसका जीबी निकाल लेगा, और इसकी भी क्या होगी, टैक्सेबिलिटी होगी। यानी कि इसकी भी क्या होगी, लिख लो यहाँ पर, इसकी टैक्सेबिलिटी होगी, ठीक है, और इसकी भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबिलिटी होगी। यानी कि 1 रुपया भी टैक्स हमको नहीं मिला, इनकम नहीं हुआ हमारा, जनरेट हुआ है, इसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, इसका तो मिल जाएगा, ठीक है। क्या मतलब, सॉरी, डीएलओ है, खाली पड़ा हुआ है, बट फिर भी क्या मान लिया उसको, ट्रीटमेंट क्या, जस्ट लाइक एलओपी मान लिया, डीम्ड मान लिए कि क्या है वो लेट आउट है, उसको भी क्या मान रहे हैं, लेट आउट ही मान ले रहे हैं। सर अगर एक मकान अपना खुद का और दूसरे में हॉस्पिटल ओपन है, हम बता रहे तो सुनो, एक नहीं कई केसेस हैं, अक्सर तुम बता रहे हैं, बहुत सारे केस अभी केस आज की क्लास में, बेसिक क्लास चल रही है, इस पूरे हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, कितना पूरा दायरा पूरा कवर कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन आने चलेंगे हम लोग, फिर आराम से जाएगा। देखो ये केस समझ में आ गया कि अगर एक मकान मेरे पास रहने के लिए, एक मकान ही क्या है आपके पास, क्या है एलओपी, मतलब वो सेल्फ माना जाएगा, आप रहिए उसमें, ठीक है ना। लेकिन जो मकान किराए पर दिए हैं, किराया लग जाएगा, टैक्स लगेगा कुछ पर, रेंट की इनकम पर। और जो मकान खाली पड़ा हुआ है आप ही का है, तो क्या है,
खाली क्यों पड़ा है? गवर्नमेंट चाहती है ना कि हर आदमी के सर पर छत हो। क्या बोले? हर आदमी के, किसी का लोग रह नहीं पा रहे हैं, जगह नहीं है, सड़क पर हैं, कोई का मकान बना हुआ है और ताला बंद है, कोई खाली पड़ा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट कहा आप किराए पे दीजिए, खाली मत रखिए। ऐसा कुछ उद्देश्य उनका था, इसलिए ऐसा नियम लगाया गया कि भाई आप खाली रखे हैं तो हम मान लेंगे कि आपने किराए पे दिया है, और उससे या स्टेप 2 पत्र मिल जाएगा हमको, पीछे हायर करेंगे, इनहैंड कैपेसिटी मिल जाएगी मकान की, 10 लाख 20 लाख जो भी आ गया उसके वो इनकम मान ली जाएगी आपकी, भले 1 रुपया भी नहीं आया आपका। मान लिया कि उस मकान से आपको 50,000 महीने का आपको रेंट मिलता, आपने किराए, अगर आप किराए पे दिए होते तो 50,000 रुपए आपको कमाई होती, आपकी रेंट की इनकम होती, ठीक है ना। तो साल में कितना होता? 6 लाख रुपया इनकम होती, जबकि हुई कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ताला बंद किए, हम कुछ रेंट पे दिया ही नहीं उसको, हमें क्या कर दिया? तो मान लिया गया उसको 6 लाख रुपया आप देते तो मिलता ना, भले ना मिला, उस 6 लाख पर हमको टैक्स दो। अब इनकम 1 रुपया भी नहीं हुआ और 6 लाख रुपए रिज्यूम करके हमको उस पर टैक्स जमा करना पड़ेगा। इसलिए सोचता है भैया क्या हो, खाली चलो किराया भी दो, कम से कम टैक्स तो निकल जाएगा, नहीं टैक्स घर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ जाएगा हमको, ये लोग गवर्नमेंट ये लोग मान लेगा उसको, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, 3 केस समझ में आ गया है। लेकिन अब मान लो कुछ ऐसा केस हो जाए कि आपके पास अगर कोई मकान है, तीसरा मकान जो है उसमें आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, कोई बिजनेस पर्पस यूज किया जा रहा है, तो ऐसे केस में रियल खाली पड़ा है, बिजनेस से दुकान चल रही है, बिजनेस चल रही है आपका, तो ऐसे केस में वो प्रॉपर्टी जो है बिजनेस की प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उसकी टैक्सेबल जो होगा वो पीजीबीपी के हेड में जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस का जो तीसरा हेड है आपका, इसके बाद वाला है, चौथा हेड आने वाला है, उसमें कवर करेंगे हम लोग। वो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी में जिसमें बिजनेस चल रहा है, कोई भी प्रोफेशन चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, कुछ नहीं है, वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ काम हो रहा है ना, जो काम हो रहा है उस काम में उससे चार्ज किया जाएगा, उसमें भेज दिया जाएगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, वो बच गया। अच्छा अब बात करें, मान लीजिए कि आपके पास सुभी सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, आवाज आ रही है मेरी, देख रही हो, नोट कर रही हो? चलिए ठीक है। देखो अब मान लिया जाए कि आपके पास एक मकान है, एक ही मकान है, 10 मकान 3 मकान, एक ही मकान है। उस एक मकान में ग्राउंड फ्लोर पर आप रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम खाली था, तो आपने किसी किराएदार को दे दिया, किराया पे दिखा दिया। ऐसा केस बहुत ज्यादा मिलेगा तुमको, नहीं मिलता, ऐसा होता है ना, नहीं होता है कि एक ही मकान 2 मकान, जरूरी है कि एक मकान पूरा किराया पे दे, एक मकान पूरा हम रहे, ऐसा जरूरी थोड़ी होता है। एक मकान, एक ही मकान है ही हमारे पास, उसमें नीचे हम रहते हैं, ऊपर क्या कर दिए, 1 2 रूम खाली था तो किराया पे दिए, किसी को दे दी किराया पे, आराम से किराया मिल रहा है हमको उसी रूम का। अब बताओ अब क्या करें, इस मकान क्या मानोगे? एसओपी, एक ही मकान है, उसी में हम भी हैं, उसी में किराएदार भी है, अब क्या माने, एसओपी के एलओपी? क्यों, जो किराए में लग गया हुआ माफ हो जाएगा क्या? अब ये महेंद्र जी कह रहे हैं कि सर इसको एसओपी मानी है, और तुम क्या बोल रही हो सुभी? सुभी ऐसा क्या एसओपी कर रही है? एसओपी हाँ, तो गवर्नमेंट कहेगा अगर पूरा मकान एसओपी मान लिया जाएगा, तो क्योंकि ये सोच रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा था कि एक मकान तो रहने के लिए क्या आपको अलाउ करेंगे, उसकी जीए भी नील करेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, तो एक ही मकान मेरे पास है, हम टैक्स नहीं देंगे, बच जाएंगे। वो कब? जब आप खुद रहें पूरा, तब अगर आपकी किराए की इनकम हो रही है तो इनकम हुई ना, जब इनकम हुई तो क्या टैक्स नहीं दोगे? अब यू हैव टू पे टैक्स नाउ, अब टैक्स देना पड़ेगा आपको, यानी इसमें जितना पोर्शन में आपका हुआ है आपका सिस्टम, उतना आपको टैक्सेबिलिटी मानी जाएगी। तो हाफ आपका एसओपी माना जाएगा और हाफ पोर्शन क्या माना जाएगा आपका, एलओपी मान लिया जाएगा। जितने पोर्शन में आप रह रहे हैं उतना फ्री हो जाएगा आपका, नील हो जाएगा जीएबी, जितने पोर्शन में आपने दिया हो किराया पर वो क्या हो जाएगा, उसकी टैक्सेबिलिटी बनेगी आपकी, ठीक है। और अगर मान लो, हाँ बोलो, अगर 2 फ्लोर का है, हाँ तो उसमें पता नहीं चलेगा कि आधा कैसे, वो तुम डिसाइड करोगे, ये तुम बताओगे एरिया निकाल के, स्क्वायर फीट वैसे तो निकाला जाएगा, बताया जाएगा, ये वैल्यूएशन किया जाएगा उसका ना, ऐसे हो जाएगा। हाँ तो उस वैल्यू मिलेगी ना, पोर्शन कर देंगे, परसेंट निकाल लिया जाएगा कितना पोर्शन दिया गया है, ठीक है ना। इसीलिए बहुत कभी ऐसा होता है ना कि जो रेंट रहता है उनका रास्ता अलग से रहता है, जैसे कि तुम्हारा है ना ऑफिस तुम्हारी है, जैसे कि क्या है उनका पीछे अलग है और तुम्हारा रास्ता भी अलग से है, एक रूम फ्लैट टाइप का नहीं होता जो अलग से है, रास्ता भी अलग से जाना रहता है, उसको पोर्शन डिसाइड हो जाता है कितना पोर्शन दिया उन्होंने, उनसे मतलब भी नहीं है, तो ये वाला सिस्टम हो जाता है। तो अभी हम आगे बहुत सी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं तुम लोग, भूल गए वो। अभी हम कह रहे हैं कि एक मकान था आपके पास, मान लो कि उस मकान को आपने 3 महीने तक
आपने किराया भी दिया, बाकी 9 महीने वो कहता वो नहीं मिला आपको, टेनेंट जो है खाली घर चला गया, मकान खाली था आपका, आपके पास एक ही मकान है, ध्यान सुनना, आपके पास एक ही, क्वेश्चन आएगा सब, एक ही मकान है और उस एक मकान में आप ही रहते हैं, तो पूरा जीवन नील है आपकी, लेकिन क्या हो गया बीच में कभी ऐसा एक वो ऊपर छत पर रूम खाली था, ऊपर फ्लोर पर, तो आपने 2-3 महीने कोई आया टेम्पररी, आपने उसको किराया उठा दिया, किराया दे दिया, 3 महीने बाद वो किराया खाली चला गया और 9 महीने पूरा वैकेंट है, खाली आप ही रहे। अब बताइए इससे केस में क्या होगा, एसओपी के एलओपी क्या माने, बाकी साल भर आप ही रहे, सिर्फ 3 महीने के लिए आपने उठा दिया था, तो क्या माने इसको, हाँ 3 महीने किराया आपने लिया है, आपने इनकम हुई है आपकी, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 महीने वाले लगेगा नहीं लगेगा। अब जवाब तुम लोग सुनो, इस पर इस मकान को भी एलओपी माना जाएगा और टैक्स भी लगेगा इनकम पर, और बात यहाँ अब 3 महीने की नहीं होगी, अब यहाँ बात आपको साल भर की होगी, आपकी टैक्सेबिलिटी साल भर की होगी, जो जेबी निकलेगा ना आपका साल भर निकलेगा, एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो साल भर निकलेगा आपका, ठीक है ना। यानी कि अगर आप गलती से 1 महीने भी किराया उठा दिए तो इंटेंशन दिखा जाता है आपका, आप खुद रहते हैं तो खुद रहिए, कौन मना किया है, लेकिन आप अगर 1 महीने के लिए भी किराया पर आप जगह दे रहे हैं किसी को, इसका मतलब कि आपका इंटेंशन है किराया उठाने का मकान का, इसका मतलब आप कभी भी बीच में उठा सकते, किराया देते होंगे, किराया बढ़ाते होंगे, आपकी जगह है देने के लिए एक्स्ट्रा, और आप बात झूठ बोल देंगे हमसे नहीं दिए, तो इंटेंशन दिखाता है आपका इंटेंशन है। अगर 12 महीने से 1 महीना भी क्या किराया उठा दिया हमने मकान या कोई रूम दे दिया, तो टैक्सेबिलिटी क्या होगी, पूरे 12 महीने की होगी, जेबी जो निकलेगा हमारा हायर लो जो खेलेंगे हम लोग, वो पूरे साल भर का होगा, भले मिले बाद में एक्चुअल क्या हो जाएगा, स्टेप 2 को मिल जाएगा साल भर की इनहेरेंट कैपेसिटी मकान की, और स्टेप 2 पा जाता है, और स्टेप 3 पे जाओगे एक्चुअल विच एवर इज हायर, तो एक्चुअल मिला है 1 ही महीना, तो कम ही रहेगा, और स्टेप 2 वाला ज्यादा हो जाएगा, तो टैक्स किस पर लग जाएगा, स्टेप 2 वाले टैक्स लग जाएगा, बड़ा साल वाला लग जाएगा, तो तुम कहोगे अरे 1 महीना तो खाली बस किराए पर दिए थे और टैक्सेबिलिटी क्या लग गई, साल भर लग गई, तो सोच समझ के। अब सब संभवी कहेगी सर हम बताएंगे ही नहीं, एक में भी आया था तो लगी तो पूरा बच जाएगा मेरा साल भर का, हाँ बच जाएगा, क्या तुम नहीं बताओगी, बोलो, फिर नहीं बताएंगे, अभी क्या सिखाए हैं, क्या माना जाता है, तुम क्या हो, एकदम बहुत ही अच्छी और एकदम सच्ची नागरिक हो, जिम्मेदार हो, देशभक्त हो, तुम झूठ नहीं बोलती हो, ये मान चल रहे हैं, क्या हम गलत मान रहे हैं, क्या तुम झूठ बोलती हो, क्या तुम अच्छी नहीं हो, क्या तुम देशभक्त नहीं हो, बताओ, क्या तुम टैक्स चोरी करती हो, अपना फायदा होगा तभी तो तुम्हारे देश के फायदे में तो आपका फायदा है, देश अगर सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है, हाँ वो बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कहने के लिए हो रहा है ना, तो हम भी तो कह रहे हैं आपसे, बात समझिए, बात लॉ की लैंग्वेज है, वो सिस्टम है, वो तो हम करेंगे, पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा हमको, अब बाकी इसके बाद इसका लूप होल तो बहुत सा होता है, वो आप लोग तो सब समझदार चालाक तो लोग वही दुनिया में, लेकिन हम तो सही से सिखाएंगे, सही बताएंगे, ठीक है, जो नियम है वो नियम पे चलेंगे हम लोग, रूल मेकर इज द रूल ब्रेकर तो सब जानता ही है, लेकिन फिर भी हम मेकर की बात कर रहे हैं, क्या सिस्टम है समझ में आ गई है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, बहुत सारा केस मिलेगा आपके सामने, बहुत सारे स्टेप्स बनेंगे आपके हमारे सामने, तब जाके हमारा ये कवरेज मिलेगा, फिर इस पर म्युनिसिपल टैक्स वैल्यू आएगी, फिर उसको लेस करना होगा, तब आपकी NAV आएगी, फिर इसको गवर्नमेंट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है, भाई हम जब किराया देते हैं ना, कल जो है अपने नोट्स के साथ हम नोट्स भी देंगे आपको, फॉर्मेट भी देंगे आपको रिटर्न, हो सकता है आइए भेज दें हम आपको बनाकर, तो कल और डिस्कस करेंगे हम लोग और डिटेल जाएंगे, आप तो आप मतलब इस चैप्टर में क्या है और क्या समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट हम कहते हैं भाई हम जो रेंट इनकम हो रही है इस पर हम तो टैक्स ले रहे हैं, तो भाई हम किराया पे दिए तो उसका हम मेंटेनेंस भी कराते हैं, तब किराया मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है, खर्चा भी होता है मेंटेनेंस करने का, उसका कोई छूट एक्सपेंसेस का छूट अलाउड करिए आप, तो गवर्नमेंट कहती है पहले ऐसा सिस्टम था कि अलग अलग एक्सपेंसेस पर अलग अलग छूट के हिसाब से एक नियम बने हुए थे, लिमिट थी, हर आइटम पे लिमिट थी, इतना है इतना नहीं है करना पड़ता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं रह गया, अब वो बच्चों के लिए आराम हो गया, पढ़ने वालों को आराम हो गया, क्यों वो सब खत्म हो गया, बदल गया, अब क्या हो गया, गवर्नमेंट फ्लैट कहता है जो आपकी जीवी आएगी ना उसका 30% हमसे ले लो, फ्लैट 30%, हमारा 1 लाख रुपए आपका जीवी आया है, 30% 30,000 रुपए फ्लैट छूट दे दो हमसे, 70% दो हमको, अब उस 30,000 में आप मेंटेन कराओ चाहे मत कराओ, भले मेंटेन 10,000 का हो तभी तुम उनसे 30,000 छूट ले लो, मेंटेन 40,000 कराओगे तभी 30,000 देंगे, मतलब एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट ने कर दिया 30%,
अब आप इसमें मेंटेनेंस का खर्चा उठाइए, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 30% बहुत हो गया, 30% काफी हो गया। 30% का मेंटेनेंस कर ले साल भर, ठीक है, आराम से हो जाएगा, और उसमें बच भी जाएगा लोगों का। गवर्नमेंट का कम करो चाहे ज्यादा करो, हम चेक करने नहीं आएंगे, हम 30% में दे देते हैं, चाहे करो चाहे बचा लो, और 70% टैक्स लग जाएगा तुम्हारा, तो एनआईवी आ जाती है। उसके बाद भी सेक्शन 24A में क्या मिलता है, स्टैंडर्ड मिलता है, 30% मिलता है। फिर 24B में इंटरेस्ट का भी हमको यहाँ फायदा मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे कोई मकान बनवाया है, जमीन था हमारे पास, हमने बैंक से लोन फाइनेंस कराया और लोन लेके मकान बनवा लिया 5 मंजिल, अच्छा सा बिल्डिंग तैयार हो गई है, ठीक है। अब उसको किराए पे दिया, किराया इनकम आ रही है, तो हम कहेंगे ना भाई, जब हमने बिल्डिंग बनवाया है लोन पर, वहां हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, अगर हम लोन पर बिल्डिंग न बनवाए होते तो क्या हम किराया दे पाते, क्या इनकम आती, नहीं आती। तो इनकम लेने के लिए हमको वहां खर्चा भी लग रहा है, हमारा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो कहेंगे ठीक है, इंटरेस्ट भी छूटे लोन से। तो सेक्शन 24B के तहत आपको इंटरेस्ट और लोन का भी डिडक्शन मिल जाता है यहाँ पर। उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, टैक्सेबिलिटी बनेगी आपकी। तो एसओपी पर एलओपी पर कैसे कैसे होगा, हम लोग कल डिस्कस पर करने वाले हैं कि कैसे निकलता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये एक बड़ा डायग्राम बनेगा हमारा, उसमें सिस्टम बताएंगे कि एसओपी पे क्या होगा, एलओपी पे क्या होगा, इंटरेस्ट उसमें प्री पीरियड क्या होगा, पोस्ट पीरियड क्या होगा, मकान बनने तक का इंटरेस्ट, मकान बनने के बाद का इंटरेस्ट, कैसे कैसे छूट मिलता है, कल डिस्कस करेंगे। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। फिर नोट्स कल मिल जाएगा आपको। टिल देन बाय बाय फॉर टुडे।